तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर सड़कें खस्ता हाल है, स्कूल है तो उसके भवन जर्जर हालत में है, उद्योग सिमट रहा है। लेकिन हाँ, इन सबके बीच जनप्रतिनिधि का दावा है कि वो इलाके की तरक्की और विकास के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है झांसी का सच। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का झांसी क्षेत्र रानी लक्ष्मीबाई की वजह से खास पहचान रखता है। इस वीरांगना के बलिदान को आज भी याद किया जाता है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि झांसी की पहचान के साथ अब उसकी बदहाली जुड़ गई है। झांसी का नाम प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में शामिल किया जाता है। हमारे जनप्रतिनिधि जो बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी हवाई पुल बना देते हैं, लेकिन आम जनता को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो कभी नहीं उपलब्ध होती हैं। एक भी ओवरब्रिज झांसी में नहीं है। झांसी महानगर बन चुका है। देखिए, बहुत ज्यादा बदलाव तो यहाँ इस इलाके में कहीं देखने को मिलता नहीं है। जो बड़े वादे किए थे चुनाव के दौरान, तो वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो सुना आपने, ये है जनता के बीच इस इलाके का मौजूदा सच। खैर, झांसी ललितपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। बबीना, झांसी, मऊरानीपुर, ललितपुर और मेहरोनी, जिसमें से 3 विधानसभा क्षेत्र झांसी से आते हैं और 2 विधानसभाएं ललितपुर जिले से हैं। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट को यूं तो एक जमाने में बीजेपी का गढ़ माना जाता था और इस सीट पर मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुआ करती थी। 1989, 1991, 1996, 1998 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्निहोत्री जीतते रहे। वहीं 1999 चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिली। इसके बाद 2004 चुनाव में समाजवादी पार्टी को पहली बार इस सीट से कामयाबी हासिल हुई। तो वहीं 2009 लोकसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया और इस सीट से प्रदीप जैन आदित्य जीते, जो केंद्र में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। यानी बीते 5 सालों में झांसी के विकास का जिम्मा एक ऐसे सांसद के पास रहा जो केंद्र में भी धमक रखते हैं। प्रदीप जैन आदित्य को झांसी के विकास के लिए बतौर सांसद निधि हर साल 5 करोड़ रुपए मिले और सांसद जी का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में तमाम विकास कार्य कराए। बीते 5 सालों में सांसद निधि की राशि विद्युतीकरण, लो टेंशन और हाई टेंशन लाइनों का विस्तार, संपर्क मार्ग निर्माण, हैंडपंप और विद्यालयों के भवन को सुधार, ट्रांसफार्मर लगवाने, ईदगाह और कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के निर्माण और सीसी सड़कों के निर्माण पर खर्च की गई। इसके अलावा बुंदेलखंड पैकेज और कई योजनाओं को केंद्र से स्वीकृति दिलवाने को सांसद जी अपनी उपलब्धि बताते हैं। निश्चित रूप से 60 साल से जिन क्षेत्रों में विकास नहीं था, उनके लिए हमने सतत प्रयास किया और आगे भी ये यात्रा जारी रहेगी। क्योंकि एक बार में लगातार पूरी की पूरी तस्वीर नहीं बदल सकती, लेकिन हमें बहुत प्रसन्नता है कि क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्याएं, जिन समस्याओं से लोग परेशान थे, उनमें कुछ करने का हमें मौका मिला। झांसी ललितपुर जिले में कम से कम 1200 करोड़ की योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही। दावों और वादों की इबारत है, पर बड़ा सवाल ये कि विकास की इबारत इतनी खस्ताहाल क्यों है। इलाके में विकास के लिए हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन यहाँ का उद्योग शासन प्रशासन की उदासीनता की वजह से बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से सैकड़ों मजदूर बेकार हो गए हैं। वहीं जिले में पढ़े लिखे बेरोजगारों के मौजूदा हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 79,808 है। तस्वीर बदहाल है, पर सांसद जी का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में उद्योग के क्षेत्र में काफी काम किया है। हमारे पास जमीन होने के बाद भी सरकार हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही है। उसके कारण से हमारे बुंदेलखंड में इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही है, जबकि बुंदेलखंड और खासतौर से झांसी के बगल में मध्य प्रदेश लगा हुआ है, वहां की इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। वो इंडस्ट्री आज हमारे बहुत बड़े लाभ का सौदा होता और उससे लाभ पा रहे होते, और जो सैकड़ों परिवार जो कि बेरोजगार हो गए, भुखमरी के कगार पर हैं, उनको जीवन यापन के लिए एक बहुत अच्छा साधन मिल रहा होता और सरकार को उससे बहुत अच्छा राजस्व मिल रहा होता और झांसी के विकास में उसका एक बहुत अच्छा स्थान होता। औद्योगिक क्षेत्रों में अगर हम देखें तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन एक कॉरिडोर, जिसमें नीरज के पास 5000 हेक्टेयर जमीन में उद्योग लगाने के लिए, लोगों को निवेश करने के लिए एक कार्य योजना भी बनवाई और जो अभी लंबित है।
बुंदेलखंड पैकेज से पूरे क्षेत्र में मंडियां, डेयरियां, कुएं और बहुत सारी चीज राहुल जी के अथक प्रयास से संसदीय क्षेत्र में भी चल रहे हैं। झांसी के कई इलाके ऐसे हैं जहां पीने के पानी के लिए लोगों को अच्छी खासी जद्दोजहद करनी पड़ती है। झांसी शहर की मद्रास कॉलोनी, भगवंतपुरा और रक्सा जैसे इलाकों में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इलाके में पाइपलाइन बिछाकर घर घर में नल तो लगवाया गया था, पर बीते 6 सालों से उन नलों से पानी निकला ही नहीं। वहीं हैंडपंप में भी पानी नहीं है और लोग पानी के टैंकरों को बुलाकर पानी खरीदने को मजबूर हैं। वहीं सांसद जी का कहना है कि पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए काम किया गया है। कई ऐसे स्थान हैं जहां फर्स्ट फ्लोर पर भी पानी ही नहीं चढ़ता है, क्योंकि जो पुरानी टंकियां बनी थी उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो पूरी की पूरी टंकियां भरी नहीं पाती। रक्सा में आज भी, आप अभी चले जाइए देख लिए, पानी टैंकरों से बिक रहा है। 5 रुपए में एक 15 लीटर का पूरा का वो क्रेट भरते हैं, वो आदमी के पीने के काम में आता है, उसी से आदमी नहाता है, क्योंकि वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी पेयजल योजनाएं जो मेरी जिम्मेदारी थी, चाहे रक्सा क्षेत्र की हो, चाहे पूराकला क्षेत्र की हो, चाहे झांसी ललितपुर के उन क्षेत्रों की हो, उनको भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध कराई। मऊरानीपुर के अंदर जो मऊरानीपुर ब्लॉक है उसमें पायलट योजना में पेयजल के लिए सारे गांवों को उस योजना में लिया। तो दूसरी तरफ खेतों में भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंच नहर, गढ़मऊ नहर, बड़वाड़ नहर, रानीपुर नहर, कचनेर नहर, मगरवाड़ा नहर, बराठा पंप नहर जैसी तमाम नहरों से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था जरूर की गई, लेकिन ये नहरें सूखी रहती हैं। कई गांव हैं वहाँ कम से कम 4 दर्जन गांव ऐसे हैं जहाँ पे नहर नहीं है, जो आज भी लोग पिछली बार बहिष्कार किया था चुनाव का, इसके बावजूद भी नहर नहीं बनाई गई। लोगों ने अभी परेशान हो रहे हैं। यहाँ रोज झांसी मुख्यालय पे आप किसानों को देख सकते हैं कि आते हैं, अपनी मांग रखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और वापस लौट जाते हैं। ये स्थितियाँ आज भी कायम है। नहरों की निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या थी और उसको हमने बबीना के उन गाँव में जिनमें नहर आजादी से 60 साल के भीतर कभी नहीं पड़ी थी, उनकी पूरी योजना बनवाई और भारत सरकार से उसकी स्वीकृति दिलाई। इसके अलावा झांसी में तमाम प्रस्तावित सड़क योजनाओं के बावजूद झांसी की सड़कें खस्ता हाल है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सड़कों की है। सड़कों की आप जाके देखेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे सड़कों में है, गांव मुख्यालय से जुड़े नहीं है। सफाई की व्यवस्था है, रोड प्रॉपर नहीं है। जहाँ एक बार बारिश हुई तो रोड उखड़ गई, गिट्टी है तो उखड़ी डली हुई है, लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। बुंदेलखंड के लोगों की एक मांग थी कि गांव के अंदर कनेक्टिविटी हो, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 200 करोड़ से ज्यादा की सड़कें क्षेत्र में निर्मित कराई। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन झांसी में ऐसे कई स्कूल हैं जहां बच्चे जर्जर इमारतों की वजह से क्लासरूम की जगह खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। हालात कमरे बिल्कुल खराब हो चुके हैं, उसमें बच्चों को बैठने की स्थिति में नहीं है, कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो इस हालात में हम बच्चों को बिठालते नहीं हैं। बाकी बच्चे जो है हमारे बरामदे में बैठते हैं, अगर पानी बरस जाता तो इन बच्चों को लेकर के उधर ले जाते हैं। वही बात चिकित्सा के क्षेत्र की करें तो झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर विकसित करने की बात की जाती रही है, पर फिर भी ये अस्पताल दवा और निदान जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझता रहा है। हमारे जो नेतागण हैं, जो वादे करते हैं, उनके अभाव में मेडिकल कॉलेज त्रस्त है पूरी तरह से। जमीन के ऊपर बच्चे लेटे हुए हैं, स्टाफ नहीं है, पलंग नहीं है। मरीज बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा जाते थे, तो बुंदेलखंड के मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए भारत सरकार से 125 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिलवाए। झांसी को यूपी के बुंदेलखंड का केंद्र बिंदु माना जाता है। यही वजह है कि चुनावी मौसम आते ही यहाँ सियासी सक्रियता बढ़ जाती है। इस बार भी सभी राजनीतिक दल यहाँ की जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं और हर एक के प्रचार में यहाँ की जनता के लिए निकल रहे हैं एक से बढ़कर एक सुनहरे सपने और वादे। पर बड़ा सवाल ये कि आजादी के इतने साल बाद से जो झांसी विकास की दरकार लगाए बैठी है, उसका मूलभूत सुविधाएं पाने का सपना आखिर कब पूरा होगा। झांसी से अब्दुल सत्तार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लखनऊ में चाय की दुकान पर किस तरह की हो रही है चकल्लस चुनावी चाय में। आप बने रहिए हमारे साथ।
मौजूद हूँ 38वें संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट सुल्तानपुर में। संजय सिंह जी बहुत बड़ा काम कोई नहीं करे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजली की बात करें। नाम और राजनीति पर भारी पड़ते सुल्तानपुर का सुल्तान ऐसा दरबार लगाएगा जहां पर जनता आएगी, समस्या का निराकरण होगा और हुक्म की तामीर होगी। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी राइट, साथ करे हर चैप्टर पार, ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोज अप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। अखिलेश सरकार की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्रामीण आवास योजना सच कर रही है गरीबों के घर का सपना। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 36,000 रूपए से कम है और वर्ष 2002 में तैयार बीपीएल सूची में उनका नाम नहीं होने के कारण जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पात्रता सूची में नहीं आते हैं। आवास की लागत 1,20,000 रूपए होगी, जिसमें 2 कमरे, बरामदा, रसोई, शौचालय तथा सौर ऊर्जा से चलित लाइट लगाई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण से संपर्क करें। वंचित ग्रामीणों को मुफ्त आवास, डॉक्टर लोहिया आवास योजना। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों यार तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। ये सभी चाय नमो चाय है। चाय की दुकान पे फ्लू निकल के आता है। चाय की दुकानों पर चाय की चुस्कियों के बीच राजनीतिक सरगर्मियों पर चर्चाओं का दौर पुराना है, या यूं कहें कि ये अब एक परंपरा की तरह हो गया है। लेकिन जब से बीजेपी पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने खुद को चाय वाला बताया है, तभी से चुनावी मौसम में चाय की दुकानों पर सियासी चर्चाओं ने और भी जोर पकड़ लिया है। राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानने के लिए ऐसी एक दुकान का जायजा लिया हमारे लखनऊ संवाददाता अवनीश विद्यार्थी ने। नुक्कड़ पर चाय और राजनीति की चर्चा, इसकी जुगलबंदी पुरानी है। लगातार चाय की दुकानों पर इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं जो है वो होती रही हैं। लखनऊ का मशहूर शर्मा टी स्टॉल है, जहां पर लखनऊ की सबसे मशहूर एक तरीके से कहें चाय मिलती है, और इस चाय को पीने के लिए तमाम सारे अलग अलग इलाकों से लोग लखनऊ के यहाँ आते हैं। यहाँ पर बंद और समोसे खाते हैं, चाय पीते हैं। आज चाय पीने के बहाने हम उस माहौल को एक बार फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गांव में, कस्बों में चाय की दुकानों पर चौपाल लगती है, लोग राजनीति की चर्चा करते हैं। हमारे साथ लखनऊ के कई सारे लोग मौजूद हैं जो कहीं न कहीं जो इन सब चीजों को में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, काम करते हैं और चाय की दुकानों पर अक्सर देखे जाते हैं। भाई साहब, चाय की दुकान पर ये आना कोई पहली बार तो हुआ नहीं होगा, कैसा माहौल होता है और आजकल किस तरह की चर्चाएं वहाँ हो रही हैं? सुबह 7:30 पौने 8 बजे से ही यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाते हैं। विषय सिर्फ आज के माहौल की राजनीति का ही होता है। और ये चाय की जो दुकान है, ये पर्टिकुलरली ऐसी चीज है कि यहाँ पर सभी लोग अपने आप केंद्रित होते हैं सिर्फ राजनीति के लिए, और कार्यपालिका में जो काम होते हैं कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा सार निकलता है काम करने का, काम कौन नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ से सारे निष्कर्ष निकल के आ जाते हैं, राजनीति के आंकड़े भी निकल के आते हैं। कुछ हद तक तो ये होता है कि यहाँ से परिणाम भी उसी रूप में आते हैं जो लोग चर्चा करते हैं। बुजुर्ग लोग भी आते हैं और युवा वर्ग के भी लोग आते हैं। आजकल तो स्कूल के लड़के लड़कियां जो आ रहे हैं, वोटर नए नए बने हैं, वो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं कि राजनीति में इतना शौक रख रहे हैं, तो इतना ज्यादा आगे अग्रसर हो चुके हैं कि हमें तो यही लगता है कि ये लोग राजनीति की धारा को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं।
किस तरह का महसूस करते हैं कि दुकानों पर कहते हैं कि रातों रात माहौल बदल जाता है, इन्हीं चाय की दुकानों से आज कोई और जीत रहा होता है, चुनाव के दिन कोई और जीतने लगता है। यहाँ पे सभी वर्ग के व्यक्ति आते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवान महिलाएं, और सब चाय पीते हुए चर्चा करती है कौन अच्छा व्यक्ति है, किसको वोट दिया जाए, कौन चर्चा में रहेगा। ये आजकल की बात चलती है। नौजवान भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, चर्चा करते हैं कि कैसे राजनीति होनी चाहिए, कैसा जिसने विकास किया, किसका किस तरह विकास हो रहा है। ये बहुत बड़ी चर्चा चाय की दुकान पे एक क्लू निकल के आता है, बहुत बड़ा क्लू निकल के आता है। आप बताइए आजकल के माहौल में कौन से ऐसे विषय हैं जो चाय की दुकानों पर चर्चा में है? मैं अपने भाइयों से ये कह रहा हूँ कि जालिम कितना जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, जालिम कितना जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। ये सभी चाय नमो चाय है और ये नमो चाय पी रहे हैं हम लोग। और आपस में बातें ये हो रही है कि चाय की दुकान एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नेता नहीं होता है। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग फील्ड के होते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन आपस की चर्चा अब की बार ये हो रही है हम लोगों की, हमारे भाइयों से, कि अब की बार न हम किसी जात के ऊपर जाएंगे, न किसी क्षेत्रीय राजनीति के ऊपर जाएंगे। हम अब की बार ऐसी सोच बनाएंगे जिससे हमारा देश तरक्की करे, और अगर देश तरक्की किया तो हम चाय पीने वाले भी तरक्की करेंगे, क्योंकि ये महंगाई हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज जिस कुल्हड़ को देख रहे हैं, ये कुल्हड़ हमारे समाज से गायब हो चुका है, हमारे देश से गायब हो चुका है। तो हम आप क्या देख रहे हैं, कौन से मुद्दे, विकास का मुद्दा है राजनीति में, या फिर केवल जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले से रही है वैसी ही चल रही है? मैंने इस बार जो हम लोग चाय की दुकानों पे जहाँ भी खड़े होते हैं तो चर्चाएं ऐसी चलती हैं कि जातगत और इस सब चीजों से हटकर केवल विकास का मुद्दा लोग देख रहे हैं। जिन जिन प्रदेशों में विकास बहुत अच्छा हुआ है, जैसे कई हैं, अब नाम नहीं लेना ठीक है, तो उनको देख रहे हैं कि वहाँ पे विकास के मुद्दे पे आदमी जो 3-3 बार मुख्यमंत्री बन रहा है तो विकास कर भी रहा है। तो हम लोगों ने भी सोचा यूपी में जो विकास करेगा उसको ही इस बार जो है। आपके इलाकों में, मोहल्लों में क्या चर्चा हो रही है इन चाय की दुकानों पर, ऐसी दूसरी दुकानों पर? चाय को तो इस बार तो पेटेंट करा दिया गया लग रहा मुझे, जो है किसी नाम से, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि राजनीतिक विषय नहीं है, आम चर्चा चलती है। चाय की दुकानों में हमारे क्षेत्र में भी जो है अक्सर बात जब विकास की चलती है तो विकास का परिवर्तन, और परिवर्तन से फिर वही एक नाम आ जाता है, टी स्टॉल से नमो नमो। तो उसमें इस बार भी लोगों ने कहा कि इस बार जो है जाति से उठ के, धर्म से उठ के इस बार वोट केवल डेवलपमेंट पे देना है। और जैसा कि लगातार कहा भी जा रहा है, हम लोग एजेंडे भी इस समय देख रहे हैं, विजन भी आ चुका है, तो डेवलपमेंट का विजन आया है, तो मुझे लगता है कि विजन क्लियर है और डेवलपमेंट के नाम पे परिवर्तन होना चाहिए। जो परिवर्तन है उसमें जो मुद्दे हैं, क्योंकि लखनऊ शहर है, लखनऊ शहर का एक अपना कल्चर, अपना जो है उसका एक अलग तरीके का रहन सहन, खान पान है, और उसमें जो सड़कें यहाँ की हैं, यहाँ बिजली की व्यवस्था है, ये भी सारा मुद्दा होगा। क्योंकि सिर्फ इस बात को लेकर के कि देश में राजनीति किस तरह चल रही है, क्षेत्र की राजनीति भी बहुत अहम होती है। यहाँ किस तरह विकास हुआ है ये भी बड़ा अहम है। आप बताइए, यहाँ का विकास जो है वो अहम है या नहीं है? बिल्कुल अहम है। कितना आप लोग की चर्चा यहाँ करते हैं? यहाँ हम तो इस टाइम तो भाई मायावती करते हैं, मुलायम की तो बिल्कुल नहीं करते। विकास हुआ है तो मायावती के उसमें हुआ है। ये पर क्या चर्चा हो रही है आजकल, राजनीति की क्या चर्चा होनी चाहिए? मोदी की हो रही है। और क्या मुद्दे क्या जिनकी चर्चा हो रही है? महंगाई कम हो, आराम से गरीब पब्लिक का फायदा हो, बस यही मुद्दा है। दुकान एक ऐसा अड्डा है जहाँ गप्पे भी खूब होती हैं, माहौल की भी चर्चा होती है, लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा भी होती है, कोई घटना हो जाती है उसकी भी चर्चा होती है। आजकल कैसे आप लोग देख रहे हैं? हम लोग जब चाय पीने आते हैं तो अगल बगल अपने देखते हैं कि किस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। उस चर्चाओं में हम लोग भी शामिल होते हैं। यदि उन्होंने किसी प्रकार का कोई आपस में बैठ के बात की, किसी की राजनीति को लेके या किसी भी क्षेत्र, आजकल क्या चर्चा कर रहे हैं आप? आजकल ये चर्चा चारों तरफ से है कि नरेंद्र मोदी को ही लाओ, विकास पुरुष ही बनाओ। नरेंद्र मोदी को ला के उनको जिताना है, विकास ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। पर नरेंद्र मोदी विकास की बात जरूर कर रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश, लखनऊ, इसके विकास की बात तो अभी नहीं आई, कोई ब्लूप्रिंट नहीं सामने आया। जब गुजरात में उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, 15 साल में उन्होंने विकास में सारा जो गांव था वहां तक माल दे दिया, 24 घंटे बिजली दे दी। जब उन्होंने 15 साल में इतनी विकास करा तो वो पूरे देश को विकास कर सकते हैं। चाय वाला आदमी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? वो कह रहे हैं
कि जब 60 साल शासक का हुआ तो 6 साल सेवक का भी होना चाहिए और 6 साल सेवक 60 महीने सेवक को भी देना चाहिए। एक आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो क्या चाहता है, उसको उसके मुद्दे यहाँ पर चर्चा होती है, केवल बड़े बड़े जो टीवी पे दिखने वाले मुद्दे हैं, मीडिया में आने वाले मुद्दे हैं, चर्चा होती है। नहीं, आम आदमी जो अपना रोजी रोटी से जुड़ना चाहता है कि हमको रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी, इसलिए वो व्यक्ति ये चाहता है कि हमको रोजी रोटी किससे मिलेगी। गुजरात में जो विकास मोदी जी ने दिखाए हैं उसकी चर्चा आम है, इसलिए लोग मोदी पर विश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस को चूंकि पिछले 10 सालों में राहुल जी को राहुल बना, मोदी चल रहा, राहुल जी को 10 साल से लोग देख रहे हैं, इसलिए अब लोग इच्छुक हैं यहाँ मोदी जी को भी एक बार देखा जाए। तो यूपी में भी सरकार चल रही है। प्रमोद भाई आप बताइए, बिजनेस मैन क्या चाह रहा है यूपी में, किस तरह से, दरअसल जो मुद्दे हैं उसके क्या हैं? बिजनेसमैन जो है यहाँ पे सुरक्षा चाहता है, यहाँ पे बिजली पानी सड़क की व्यवस्था चाहता है। बेसिक सुविधा ही जब बिजनेसमैन को नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं बिजनेसमैन असुरक्षित है और इसी असुरक्षा भावना में वो एक नए व्यक्तित्व की तलाश कर रहा था। ये एक दिन की तलाश नहीं थी, ये मुझे लगता है कई सालों की तलाश थी, जो अब लोगों को नरेंद्र मोदी में दिखाई दे रहा है, जिससे लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन भी समाज से अलग नहीं है, समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए बिजनेसमैन की भी वही सोच है जो आज आम जनता की सोच है। पर इस बीच एक विकल्प आम आदमी पार्टी भी आई, उसके अलावा और भी दूसरी पार्टी आई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा जनाधार रखती है ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा आधार रखती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इन पार्टियों की भी अपने अपने समीकरण हैं, उनकी भी चर्चा इन दुकानों पे होती है। हाँ बिल्कुल, चर्चा जो है जातिगत आधारों पे भी होती है कि नहीं यूपी में कुछ भी हो यही 2 फैक्टर प्रभावी रहेंगे, यादव रहेंगे या ब्राह्मण की वजह से रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली जब रिजल्ट थोड़ी देर चर्चा के बाद जब विजन क्लियर होता तो आदमी कहता है कि नहीं, इस बार चूंकि मामला राज्य का था, केंद्रीय चुनाव का, तो कहता है कि एक व्यक्ति अगर कह रहा तो उसको मौका मिलना चाहिए। इन जगहों पर जो चर्चा होती है, आमतौर पर राजनीतिक चर्चा, आसपास के माहौल की चर्चा होती है, तो आजकल क्या चर्चा है? हम लोग तो भैया अपने काम की चर्चा करते हैं। नहीं तो चुनाव भी नजदीक है। अरे चुनाव से हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको राजनीतिक माहौल की चर्चा से ज्यादा अपने निजी मुद्दे, अपने निजी व्यवसाय, अपनी निजी चीजों की चर्चा इन जगहों पर आकर के परिवार से जुड़े हुए, अपने साथियों से जुड़े हुए, इस तरह के मुद्दों की भी चर्चा करना जो है वो कहीं न कहीं अब बेहतर लगता है। इसी तरीके का माहौल इन चाय की दुकानों पर सालों से देखने को मिल रहा है और शायद यही वजह है कि राजनीति को दशा देने वाली स्थितियां भी यहीं से पैदा होती हैं। कैमरामैन दिवाकर और राम बालक के साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अपना प्रदेश उत्तराखंड। ये सभी चाय नमो चाय है। चाय की दुकान पे एक फ्लू निकल के आता है। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। खुशहाली और विकास की नई दास्तां, शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 555। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं पुरानी। नया रिम कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती।
रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। आज जो कोयले से भरी इस ट्रेन को लेकर निकल गया, ट्रेन भी उसकी और कोयले का ये धंधा भी उसका। भैया तेवर हमारे खून में, तेरे भौंकने से कुछ नहीं होगा। ये वक्त ऐसा था जब कलकत्ता सिर्फ दो ही चीजों के लिए जाना जाता था, पहला हावड़ा ब्रिज और दूसरा विक्रम और बाला। जनता के खुशहाल जीवन के लिए उत्तराखंड सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रूपये की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टेधारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं अजीत और शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप खबरों के साथ। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से चल रही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर आज विराम लग गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने राजभवन जाकर आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब कल होने वाली कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में नेता के नाम पर मुहर लगेगी। प्रदेश में बहुगुणा के इस्तीफे के बाद कई नेताओं के नाम पर विचार चल रहा है, लेकिन जिन नेताओं के नाम चर्चा में हैं, माना जा रहा है कि उनमें हरीश रावत का नाम सबसे ऊपर है, जिस पर आला कमान ने अपनी सहमति दे दी है और कहा यह भी जा रहा है कि रावत के नाम की घोषणा औपचारिकता मात्र रह गई है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से कांग्रेस के सांसद प्रदीप टमटा का कहना है कि बदलाव 2014 चुनाव के मद्देनजर हुआ है और नए नेता के ऊपर भारी जिम्मेदारी होगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि नए नेता के नाम पर अंतिम मुहर विधानमंडल दल में ही लगेगी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे पीडीएफ की बैठक हो रही है। पीडीएफ नेताओं का ये कहना है कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन दिया था और बदले राजनीतिक समीकरण में वो एक बार फिर अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। पीडीएफ में बीएसपी के 3, यूकेडी का 1 और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार में आज एसपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव किरणमय नंदा ने शिरकत की और आगामी लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता के साथ काम करने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और तीसरे मोर्चे की सरकार मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बनेगी। हरिद्वार में खनन पर रोक लगाने के लिए मातृ सदन के शिवानंद एक बार फिर से अनशन कर सकते हैं। शिवानंद ने चेतावनी दी है कि अगर गंगा से खनन को नहीं रोका गया तो वे अनशन करेंगे। वहीं उन्होंने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर भी आवाज बुलंद की है। अब बताएं, शिवानंद गंगा को निर्मल बनाने के लिए लंबे समय से मुहिम छेड़े हुए हैं। खटीमा में मुखबिर की सूचना पर 2 शिकारी पकड़े गए हैं। शिकारियों से चीतल की खाल और बिजली की तार बरामद की गई है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक चीतल का शिकार बिजली करंट के जरिए किया गया था। इधर वन विभाग के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ऋषिकेश में डुईवाला चीनी मिल के कर्मचारी ने शताब्दी एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। दरअसल कर्मचारी पर शराब के नशे में अपने अधिकारी से बदसलूकी का आरोप था, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। ये नहीं, पुलिस पर कर्मचारी को थाने में बंद कर पीटने का भी आरोप है। अगर चीनी मिल मजदूर संगठन ने मामले में तफ्तीश की मांग की है।